इमरान ने फैसला कर लिया था कि वो गुल खान उर्फ राम प्रसाद की हिदायत पर पूरा अमल करेगा। ये उसके मिशन का तकाजा भी था और इमरान ने अपने आप को इस किस्म की पाबंदियों का आदी बना लिया था। चुनाचे सुबह वो जल्दी उठा, नहाने के बाद नीचे होटल के काउंटर पर आ गया। अभी राम प्रसाद नहीं आया था। होटल के 2 हिंदू मुलाजिम सफाई वगैरह कर रहे थे। इमरान ने काउंटर पर बैठते ही उसका दरवाजा खोलकर तिलक वाली डिबिया में से माथे पर तिलक लगाया और राम राम करते हुए लक्ष्मी देवी की तस्वीर के आगे पीतल की थाली में रखा हुआ लोबान सुलगा दिया और अपने आप को बड़ा जिम्मेदार मुलाजिम जाहिर करते हुए रजिस्टर खोलकर हिसाब किताब चेक करने लगा। इतने में राम प्रसाद भी आ गया। लक्ष्मी देवी की तस्वीर को उसने प्रणाम किया और जे राम सीताराम करता काउंटर के पास बिछी हुई आराम कुर्सी पर बैठ गया और नौकरों को जरूरी हिदायत देने लगा। इमरान भी किसी वक्त मुंह से जे राम रमैया के अल्फाज बोल लेता। होटल के मुलाजिम जब जरा इधर उधर हो गए तो गुलखान यानी राम प्रसाद ने इमरान की तरफ झुककर आहिस्ता से कहा, शाबाश, तुम बिल्कुल दुरुस्त अदाकारी कर रहे हो, बस ऐसे ही रहना। उसी तरह इमरान को होटल में खामोशी से काम करते, लक्ष्मी देवी की तस्वीर को प्रणाम करते और लोबान सुलगाते 1 हफ्ता गुजर गया। इस दौरान गुलखान यानी राम प्रसाद ने उससे मतलब की कोई बात न की। CID वाले मेहरा जी और सिख सरदार जी शाम को होटल में आ जाते और राम प्रसाद उनसे सियासत की बातें करता और बड़े एतमाद से कहता कि इस दफा भारतीय जनता पार्टी भारी अक्सरियत से जीत जाएगी और उसकी हुकूमत बनेगी। कभी कभी 2-3 और मुतासिब किस्म के हिंदू भी राम प्रसाद के पास आकर बहस में शरीक हो जाते। इमरान ने महसूस किया था कि उनका ताल्लुक भी भारतीय जनता पार्टी से है और वो कांग्रेस की पाकिस्तान के साथ रवादारी की पॉलिसी के सख्त खिलाफ हैं और भारतीय जनता पार्टी की कट्टर और पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी के हक में है और पाकिस्तान को फिर से भारत में शामिल करने के ख्वाब देख रहे हैं। उसी दिल्ली शहर में हाजी साहब भी होटल चला रहे थे, मगर इमरान उस तरफ कभी नहीं गया। हाजी साहब ने भी उसे अपनी तरफ आने से सख्ती से मना किया हुआ था। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद एक रोज रात के वक्त गुल खान उर्फ राम प्रसाद उसके कमरे में आ गया। कहने लगा, तुम बड़ी सही पॉलिसी पर चल रहे हो। CID वाले मेहरा जी ने 3-4 रोज तुम्हारी निगरानी की है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि अब तुम्हारी तरफ से उसे इंतहाई इत्मीनान हो गया है और उसने तुम्हारी तरफ तवज्जो देनी छोड़ दी है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी फतह है। बाकी मैंने गुप्ता जी से राह और रस्म काफी बढ़ा ली है। मैंने ये मालूम कर लिया है कि उसका ताल्लुक महकमा दिफा से नहीं बल्कि महकमा जंग यानी भारत के वॉर ऑफिस से है। वो बहुत कम बोलता है और अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ। मुझे मालूम है कि उसके मुंह से अपने मतलब की बात कैसे निकलवानी है। जनता पार्टी के इस हफ्ते के इजलास में पार्टी के सदर एडवाणी ने गुप्ता को मुखातिब करते हुए उनसे पूछा था कि अब तो भारत एटमी कुव्वत बन गया है, ये बताएं कि भारत के पास कितने एटम बम हैं। एडवाणी ने ये राज की बात गुप्ता से इसलिए बेखतर होकर पूछी थी कि उसे मालूम था कि वहाँ इजलास में जितने आदमी बैठे हैं सब के सब कट्टर और फिरका परस्त, देशभक्त और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। उसके ख्याल के मुताबिक मैं भी एक कट्टर और पाकिस्तान दुश्मन फिरका परस्त हिंदू था। दुबले पतले और कम बात करने वाले गुप्ता जी ने कहा कि बस यूं समझ लें कि भारत के पास इतने एटम बम तैयार हैं कि जो पाकिस्तान के हर बड़े शहर में गिराए जा सकते हैं। इस पर एडवाणी ने कहा था, बस हम भी यही चाहते हैं, पाकिस्तान को इसी तरह हम बर्बाद करके भारत में दोबारा शामिल कर सकते हैं। मैंने अभी गुप्ता जी से अपने मतलब की बात नहीं की, लेकिन मैंने गुप्ता से दोस्ती की बुनियाद रख ली है। मुझे यकीन है कि इस हफ्ते मैं गुप्ता जी को शीशे में उतार लूंगा। मुझे गूंगे आदमी से भी बात करवाने का गुर आता है और गुप्ता जी गूंगे नहीं हैं। बस मैं तुम्हें यही बताने आया था। इन बातों को सुनकर इमरान को उम्मीद पैदा हो गई थी कि गुलखान यानी राम प्रसाद भारत के तीनों मुसल्लह अफवाज की फौजी कुव्वत के बारे में सही आदादोशुमार का जरूर पता लगा लेगा। इस वाक्य को 4-5 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन शाम के वक्त इमरान ने देखा कि गुलखान यानी राम प्रसाद एक टैक्सी से उतरा। उसके साथ एक पुख्ता उम्र का दुबला पतला आदमी था जिसने नजर की ऐनक लगा रखी थी, खद्दर का कांग्रेसी कुर्ता पजामा पहन रखा था, सर के बाल कहीं कहीं से सफेद हो रहे थे। राम प्रसाद उसे साथ लेकर होटल में आ गया और सबसे पहले उसने नौवारिद से इमरान का तारुफ इन अल्फाज में करवाया, गुप्ता जी, ये मेरा भतीजा मोहनदास है। इसके पिताजी के माता पिता और परिवार के सारे आदमी फसादात में मुसलमानों ने कत्ल कर दिए। इसके पिताजी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अमृतसर पहुंचे थे। ये नौजवान मोहनदास यानी मेरा भतीजा उनका जानी दुश्मन है और इस दफा इलेक्शन में मेरे साथ ये भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। दरअसल गुलखान यानी राम प्रसाद इस तारुफ से इमरान को ये बताना चाहता था कि यही गुप्ता जी हैं जिनका ताल्लुक दिल्ली गवर्नमेंट के महकमा जंग से है। गुप्ता जी ने इमरान से हाथ मिलाया। इमरान ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने इमरान से कोई बात न की और राम प्रसाद उन्हें लेकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। इमरान देर तक काउंटर पर अपने काम में मसरूफ रहा।
वो ग्राहकों के बिल बनाता, बाहर से आए हुए टेलीफोन वसूल करता, बिल पेश करता। इतने में राम प्रसाद का अपने कमरे से इंटरकॉम पर फोन आया। कहने लगा, स्टोर की अलमारी में से ब्लैक लेबल विस्की की बोतल निकाल कर ऊपर दे जाओ। इमरान समझ गया कि राम प्रसाद जानबूझकर गुप्ता जी को शराब पिला रहा है ताकि जो बातें गुप्ता जी होशमंदी में नहीं कह रहे वो शराब के नशे में उगल दें, क्योंकि जब आदमी पर शराब का नशा चढ़ता है तो उसे बुरे भले की तमीज नहीं रहती। बाद में पता चला कि शराब और खास तौर पर स्कॉच विस्की, और वो भी ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की, गुप्ता जी की कमजोरी थी। वो हर किसी के साथ बैठकर शराब नहीं पीते थे, लेकिन अगर उनके सामने ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की आ जाती तो फिर बेताब हो जाते थे और भूल जाते थे कि वो किसके पास बैठे हुए हैं और उन्हें कौन शराब पिला रहा है। इसलिए कहा जाता है शराब खाना खराब होती है, और इसने कितने बादशाहों को जलील किया है और लाखों हंसते बसते घर उजाड़े हैं। इमरान ने स्टोर में जाकर अलमारी में से ब्लैक लेबल की स्कॉच की बोतल निकालकर अखबार में लपेटी और ऊपर गुलखान उर्फ राम प्रसाद के कमरे में आ गया। उसने देखा कि गुलखान यानी राम प्रसाद और गुप्ता जी आमने सामने बैठे हैं। दरमियान में छोटी मेज पर ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की का एक क्वार्टर जिसमें 4 पैग होते हैं खाली पड़ा है। दोनों के ग्लासों में शराब पड़ी हुई है। राम प्रसाद का ग्लास तकरीबन भरा हुआ है और गुप्ता जी का ग्लास तकरीबन खाली हो चुका है। इससे साफ जाहिर था कि राम प्रसाद खुद महज साथ देने के लिए पी रहा है। असल में वो गुप्ता जी को पिला रहे थे। उसने स्कॉच की बोतल अखबार में से निकालकर मेज पर रख दी। गुप्ता जी ने ब्लैक लेबल की पूरी बोतल देखी तो उनकी बातें खिल गईं। बोतल को उठाकर चूम लिया और बोले, राम प्रसाद जी जय हिंद। गुप्ता जी को नशा चढ़ना शुरू हो गया था। राम प्रसाद ने भी कहा, जय हिंद गुप्ता जी, ये आपकी भेंट है, इसमें से बेशक थोड़ी पी लें। मेरे पास ब्लैक लेबल की एक और बोतल है। गुप्ता जी का चेहरा खुशी से खिल उठा। अंग्रेजी में कहा, राम प्रसाद जी, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था। गुलखान उर्फ राम प्रसाद ने बोतल खोलकर गुप्ता जी के ग्लास में विस्की डाली, थाली में से बर्फ के टुकड़े निकाल कर डाले और थोड़ा सा सोडा डालते हुए कहा, गुप्ता जी, आप पाकिस्तान पर हमला करने के बारे में कुछ कह रहे थे। गुप्ता जी ने ऊंची आवाज में कहा, हाँ, याद आया। राम प्रसाद ने मुझे करीब ही बैठ जाने का इशारा किया। मैं राम प्रसाद से जरा पीछे हटकर कुर्सी पर बड़े अदब से बैठ गया। गुप्ता जी ने ग्लास मुंह के साथ लगाकर आधे से ज्यादा ग्लास चढ़ाया और बड़ी जोशीली आवाज में बोले, मैंने अडवाणी जी और वाजपेयी जी को कह दिया है कि सेक्रेटरी दिफा, मुशीर दिफा और भारत के सदर की बातों पर न जाएं। इस बार आपकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी और प्रधानमंत्री बनने के बाद मौका मिलते ही पाकिस्तान पर पूरी कुव्वत से हमला करके उस पर कब्जा कर लें। एकदम से 12 डिवीजन फौज, 2000 टैंकों और 700-800 बम्बार तैयारों और आर्टिलरी डिवीजनों की तोपों की पूरी बैटरी से जब आप पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो एक ही हल्ले में आप लाहौर में दाखिल हो जाएंगे। एक दफा लाहौर हाथ आ गया तो फिर समझे कि सारे पाकिस्तान पर आपका कब्जा हो जाएगा। भारत की तारीख में आपके नाम सुनहरी हुरूफ में लिखे जाएंगे कि कांग्रेस के एक पिट्ठू लीडर नेहरू ने भारत माता के टुकड़े किए थे और भारतीय जनता पार्टी के वजीर आजम ने भारत को फिर से पूरा भारत बना दिया। उसके बाद आप बांग्लादेश और नेपाल पर हल्ला बोल दें और उन दोनों मुल्कों को भी भारत में शामिल कर लें जो पहले भारत का हिस्सा थे। गुलखान यानी राम प्रसाद ने कहा, लेकिन गुप्ता जी, आप शायद भूल गए हैं कि पाकिस्तान एटमी ताकत बन चुका है। उसके पास भी एटम बम जरूर होंगे। ऐसी सूरत में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान तो एटम बम चला देगा और हमारे शहरों दिल्ली, बंबई और मद्रास को राख का ढेर बना देगा। गुप्ता जी बोले, अगर पाकिस्तान के पास एटम बम है तो हमारे पास भी एटम बम मौजूद है। हमारे पास एटमी वॉरहेड वाले अग्नि मिसाइल हैं जो 8000 से लेकर 10,000 मील की दूरी तक मार कर सकते हैं। राम प्रसाद ने एतराज किया, लेकिन गुप्ता जी, पाकिस्तान के पास भी ऐसे मिसाइल हैं जो एटम बम को मद्रास तक ले जा सकते हैं और उसे तबाह कर सकते हैं। गुप्ता जी ने कहा, मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा एटमी वॉरहेड वाला मिसाइल है जो मद्रास तक वार कर सकता है। राम प्रसाद जी, पाकिस्तान के पास ले दे के 3 बड़े शहर हैं, एक इस्लामाबाद, लाहौर और एक कराची। हम एक ही एटमी हमले में इन तीनों शहरों पर एटम बम गिराकर सारे पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं, जबकि भारत बहुत बड़ा मुल्क है। अगर पाकिस्तान दिल्ली और बंबई में एटम बम गिरा भी देता है तो बाकी सारा हिंदुस्तान तो महफूज रहेगा। और याद रखें कि कोई भी मुल्क दूसरी बार एटमी हमला करने की पोजीशन में नहीं रहता। पहले ही हमले में जिस कदर एटमी हमला किसी मुल्क ने करना होता है कर देता है, और उसके जवाब में अगर दूसरे मुल्क के पास भी एटम बम मौजूद होंगे तो सारे के सारे उस मुल्क पर जवाबी हमले में वो गिरा देगा। मैंने तो अटल बिहारी वाजपेयी से कह दिया था कि आप हिंदुस्तान के कमजोर और बुज़दिल लीडरों वाला किरदार न अदा करें। अगर आप चाहते हैं कि भारत की तारीख में आपका नाम जिंदा रहे तो एक ही वक्त में इस्लामाबाद, कहूटा, लाहौर और कराची पर एटम बम गिराकर उन्हें राख का ढेर बना दें।
उसके बाद पाकिस्तान इस काबिल नहीं रहेगा कि आप पर एटम बम गिरा सके। अगर उसने मरते मरते दिल्ली और बंबई पर एटम बम गिरा भी दिया तो ज्यादा से ज्यादा दोनों शहरों में 12-14 लाख आदमी मरेंगे। इतनी कुर्बानी देकर अगर सारा पाकिस्तान भारत को मिलता है, सारा बांग्लादेश भारत को मिल जाता है, तो ये महंगा सौदा नहीं है। 12-14 लाख लोगों को आज नहीं तो कल तो मरना ही है। राम प्रसाद ने गुप्ता जी को वापस पटड़ी पर लाते हुए कहा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जनता पार्टी के लीडर ऐसा खतरनाक कदम उठाएंगे। मैं तो कहता हूं कि हमें एटम बम न गिराने का मुआहिदा कर लेना चाहिए पाकिस्तान से, और रिवायती हथियारों के साथ पाकिस्तान पर लाखों की नफरी वाली फौज और हजारों टैंकों और हजारों की तादाद में हर किस्म के तैयारों से पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए। हम इस तरह भी पाकिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं। अगर हमने एटम बम इस्तेमाल न किया तो पाकिस्तान भी नहीं करेगा। गुप्ता जी के गिलास को राम प्रसाद ने एक बार फिर भर दिया। गुप्ता जी काफी सुरूर में थे। हाथों के इशारे से राम प्रसाद को अपने गिलास में मजीद शराब डालने से मना किया और शराब के 2-3 घूंट निगलने के बाद कहा, हमारे पास पाकिस्तान के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा फौज है, 10 गुना ज्यादा टैंक, हवाई जहाज और हर किस्म की जंगी तोपें हैं। अगर हम पूरी नफरीत, पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान पर हमला कर दें तो पहले ही हल्ले में पाकिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं। अब राम प्रसाद ने अपने मतलब की बात की, क्योंकि वो जानता था कि ना पाकिस्तान भारत पर एटम बम गिराएगा और ना भारत पाकिस्तान पर एटम बम गिराने की हिमाकत करेगा। अगर दोनों मुल्कों में जंग हुई तो रिवायती हथियारों के साथ ही होगी, और राम प्रसाद गुप्ता जी से यही मालूम करना चाहता था कि इस वक्त भारत की तीनों फौजों की कितनी फौजी ताकत है और उनके पास रूस और अमेरिका का दिया हुआ कितना सामान जंग है। राम प्रसाद ने कहा, मगर गुप्ता जी यही बात मुश्किल है कि पाकिस्तान के पास चीन का दिया हुआ बेपनाह जंगी साजो सामान मौजूद है, जबकि हमारे भारत के पास फौजी असलहे और हथियारों की एक मखसूस मिकदार ही है। यहाँ गुप्ता जी के मुंह से वो बात निकल गई जिसके लिए राम प्रसाद ने ये सारा ड्रामा रचाया था। गुप्ता जी कहने लगे, राम प्रसाद तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तुम सिर्फ देशभक्त हो, मैं देशभक्त भी हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ वॉर अफेयर्स का जिम्मेदार अफसर भी। जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। हमारे पास इस वक्त इतनी फौजी ताकत है कि दुनिया का कोई मुल्क हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हम अगर चाहें तो एक ही हल्ले में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, सिक्किम और पाकिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं। राम प्रसाद ने गुप्ता की जुबान से मजीद बातें निकलवाने के लिए उन्हें ताव देते हुए कहा, गुप्ता जी मुझे तो कभी कभी इस ख्याल से डर आने लगता है कि कहीं हमारी भारत सरकार हमें फौजी बर्तरी के बारे में अंधेरे में तो नहीं रख रही, क्योंकि मैंने सुना है कि पाकिस्तान रिवायती हथियारों में भी हमसे 10 कदम आगे निकल चुका है और उसने मुसलमान मुल्कों, खासतौर पर मुसलमान अरब मुल्कों की बेपनाह इमदाद और चीन, इंडोनेशिया के ताउन से असलहे और हथियारों के अंबार जमा कर रखे हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि पाकिस्तान के पास अब बम्बार लड़ाका तैयारे और टैंक भी हमसे दुगनी तादाद में हैं और उसके पास आबदोजे भी हैं जो भारत के पास नहीं। गुप्ता जी जज्बाती हो गए। यही गुलखान उर्फ राम प्रसाद चाहता था। उसने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, राम प्रसाद जी अगर मैं आपको महकमा जंग की तरफ से खुफिया फाइल में दर्ज की हुई अपनी तीनों फौजों की जंगी ताकत और उनके हर किस्म के असलहे और जहाजों, टैंकों और तोपों की सही तादाद दिखा दूं तो क्या आप फिर मान जाएंगे कि हम रिवायती हथियारों में भी पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा ताकत रखते हैं? राम प्रसाद ने फौरन जवाब दिया, फिर मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ भला। जो आंकड़े आप लाएंगे वो तो सरकारी होंगे और उसमें किसी शक की गुंजाइश ही नहीं हो सकती। गुप्ता जी बोले, मैं वो सरकारी फाइल तो नहीं ला सकता जिस पर भारत की तीनों फौजों के असलहे की पूरी तफसील लिखी है, लेकिन मैं खुफिया फाइल से ये आदाद शुमार यानी आंकड़े नोट करके जरूर ले आऊंगा। राम प्रसाद यानी हमारे गुलखान ने फौरन कहा, अगर आप मुझे सही आदाद शुमार दिखा दें तो मेरी तसल्ली हो जाएगी और मैं आपको ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की की 2 बोतलें खास तौर पर पेश कर दूंगा। शराब ने बड़े बड़ों को जमीन पर उल्टाया है। गुप्ता जी भी अपनी शराब की कमजोरी के हाथों मार खा गए। ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की काफी महंगी विस्की होती थी और भारत के बड़े बड़े अफसर भी उसे खरीदने से गुरेज करते थे और उनकी यही कोशिश होती थी कि ये विस्की उन्हें तोहफे के तौर पर ही मिल जाए। गुप्ता जी ने ब्लैक लेबल विस्की की 2 बोतलों का सुना तो बोले, राम प्रसाद बस मैं कल इसी वक्त आऊंगा, तुम ब्लैक लेबल की 2 बोतलें मंगवा कर रख लेना। मैं सारे फौजी आदाद शुमार नोट करके लेता आऊंगा, तुम्हें बताऊंगा तो तुम खुश हो जाओगे। उसके बाद उन्होंने खाना खाया और राम प्रसाद ने ब्लैक लेबल विस्की बोतल में जितनी वो बच गई थी वो भी उसे दे दी। गुप्ता जी काफी सुरूर में थे। राम प्रसाद खुद टैक्सी में उन्हें उनके घर छोड़कर आया। राम प्रसाद ने बमुश्किल विस्की का एक पैग पिया था, उसे कोई नशा वगैरह नहीं था। रात को उसने इमरान के कमरे में आकर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने बड़े पहलवान गुप्ता जी को इतनी जल्दी चारों शाने चित गिरा दूंगा। इमरान ने कहा, आप जिस हिकमत अमली से काम ले रहे थे गुप्ता जी ने आपके जाल में फंसना ही था। गुलखान उर्फ राम प्रसाद ने कहा,
इस कामयाबी में मेरी हिकमत अमली का उतना दखल नहीं जितना शराब का दखल है। मैं समझता हूँ कि गुप्ता जी को उनकी शराब की कमजोरी ने चारों शाने चित गिराया है। शराब वाकई खाना खराब होती है। शराब ने बड़ी बड़ी सल्तनतों को खाक में मिला दिया। गुप्ता जी तो कोई चीज ही नहीं थे। मुझे यकीन है अगर शराब गुप्ता जी की कमजोरी न होती तो उनसे ये टॉप सीक्रेट राज उगलवाना नामुमकिन था। इमरान कहने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सुबह गुप्ता जी का नशा जब उतर जाएगा तो वो अपनी जबान से फिर जाएं? राम प्रसाद ने कहा, गुप्ता जी की पसंदीदा शराब ब्लैक लेबल की 2 बोतलें उनकी आंखों के सामने आ जाएंगी। वो अपने आप को ये कहकर राजी कर लेंगे कि मैं कौन सा राम प्रसाद को सीक्रेट फाइल की फोटोकॉपी दे रहा हूँ। थोड़े से आदादुशुमार ही बताने हैं और फिर राम प्रसाद देशभक्त हैं। वो कोई दुश्मन के जासूस तो नहीं है। शराब आदमी को बुरे से बुरे काम का जवाज मुहैया कर देती है, इसलिए हमारे दीन में शराब को हराम करार दिया गया है। मैंने सिर्फ मसलहत की खातिर एक हल्का सा पैग पिया था। ऐसा न करता तो गुप्ता जी को शायद आमादा करना मुश्किल होता। बहरहाल इस ड्रामे का ड्रॉप सीन बल्कि क्लाइमेक्स का सीन कल यहीं इसी कमरे में खेला जाएगा। इमरान बोला, गुप्ता जी भारत की तीनों अफवाज के जंगी साजो सामान की जो फहरिस्त नोट करके लाएंगे वो हम कैसे हासिल करेंगे? गुप्ता जी तो हरगिज हमें उसकी कॉपी नहीं करने देंगे। अगर हमने इस ख्वाहिश का इजहार किया तो हो सकता है उन्हें शक पड़ जाए कि हम आदादुशुमार की फोटो कॉपी क्यों मांग रहे हैं। राम प्रसाद ने कहा, इसका भी हल मैंने तलाश कर लिया है। मेरे पास एक माचिस की डिबिया से भी छोटे साइज का बड़ा ताकतवर टेप रिकॉर्डर है। ये टेप रिकॉर्डर दूर की आवाजें भी बड़ी आसानी से रिकॉर्ड कर लेता है। मैं ये टेप रिकॉर्डर जहां गुप्ता जी को बिठाना है उसमें इसके नीचे लगा दूंगा और गुप्ता जी से कहूंगा कि वो आदादुशुमार बोलकर मुझे सुनाते हैं। बहाना ये बनाऊंगा कि मेरी करीब की नजर कमजोर हो गई है, मैं पढ़ नहीं सकता। यूं जब गुप्ता जी असलहा और हथियारों की फहरिस्त पढ़कर सुनाएंगे तो उनकी आवाज टेप रिकॉर्डर पर टेप हो जाएगी। बाद में हम टेप रिकॉर्डर से उनकी आवाज की मदद से तमाम की तमाम आदादुशुमार कॉपी करके नोट कर लेंगे। क्या ख्याल है? स्कीम अच्छी थी, बस इसमें यही एक कबाहत थी कि अगर गुप्ता जी जबानी आदादुशुमार पढ़ने पर राजी न हुए तो फिर क्या होगा। जब इमरान ने राम प्रसाद से इस खदशे का इजहार किया तो वो बोले, तुम फिक्र न करो, स्कॉच का एक पैग ये सारा काम आसानी से कर देगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।